बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। सियासत का मैदान हो या फिर जंग का मैदान हो, लीडर वही होता है जो फ्रंट से लीड करता है। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसे लीडर मौजूद हैं जो कि कुर्बानी देने में नहीं बल्कि कुर्बानी लेने में यकीन करते हैं। वो लीडर कोई और नहीं बल्कि द वर्ल्ड फेमस इमरान खान साहब हैं। अब इमरान खान साहब खुद तो एक दिन नहीं जेल जा पाते। एक दिन अगर जेल जाना भी पड़ जाए तो काटना महाल हो जाता है, मुश्किल हो जाती है। लेकिन वो कौम के बच्चों को एक दफ़ा फिर से इस कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हैं कि चलो चलो भाई जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। जेल क्या है, कुछ भी तो नहीं होती, कुर्बानी देने के लिए तैयार रहिए। जी हाँ, 9 मई को जो भी फौजी तनसीबात पर अटैक किया गया, हमले किए गए, वायलेंस फैलाया गया, पूरे मुल्क में आग लगाई गई, उसके नतीजे में 10,000 के करीब जो लोग हैं वो जेलों में हैं। वो कौन लोग हैं? वो लोग क्या इमरान खान साहब के बेटे हैं, इमरान खान साहब के रिश्तेदार हैं? वो लोग इमरान खान के सपोर्टर हैं। वो 10,000 से जायद वो लोग हैं जो कि एक्चुअली कौम के बच्चे हैं। और मुद्दा यह है कि जिस शख्स की वजह से 10,000 से जायद कौम के बच्चे जेलों में खुआर हो रहे हैं, वो शख्स आज भी जमान पाक में बैठा है। उसके ऊपर जुल्म यह है कि जो पूरा ब्लेम है वो इमरान खान साहब अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जलाओ, घिराओ, इनाकी फैलाना, वायलेंस फैलाना, और जो कुछ भी हुआ 9 मई के नतीजे में, जो कि एक प्री प्लान्ड कार्रवाई थी, पूरी दुनिया जानती है अब इस बारे में। लेकिन इमरान खान साहब उसका मलबा अपने पार्टी के रहनुमाओं पर और अपने पार्टी के कारकुनान पर डाल रहे हैं। वही रहनुमा पार्टी के और वही पार्टी के कारकुनान जो ऑलरेडी खमियाजा भुगत रहे हैं, ऑलरेडी जेल में। लेकिन इमरान खान साहब यहीं पर भी नहीं रुक रहे हैं। उन्होंने अगली चाल भी सोच ली है, और जो चाल इमरान खान साहब अगली चलने वाले हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। इमरान खान साहब ने पहले फौज को डिवाइड करने की एक कोशिश की, काफ़ी हद तक एक नाकाम कोशिश की। अब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वो पाकिस्तान की पुलिस पर और पाकिस्तान की अदलिया पर आजमाने जा रहे हैं। दो चीज़ें बड़ी ही खौफनाक और हौलनाक उन्होंने कौम को बताई। उनमें से एक ये चीज़ थी कि जो पुलिस है वो तो बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि पुलिस तो कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती इमरान खान के खिलाफ। लेकिन क्योंकि पुलिस को ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं तो इसलिए पुलिस को अपनी नौकरी बचाने के लिए वो कार्रवाइयाँ करनी पड़ती हैं, विच मीन्स के पुलिस के अंदर भी ये डिवाइड पैदा करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ जो इमरान खान साहब ने की वो अदलिया के बारे में की, और ये कोई लोअर लेवल की जुडिशरी नहीं थी, ये हायर लेवल जुडिशरी की बात कर रही हूँ, मौजूद जज साहिबान की बात कर रही हूँ, जिसके बारे में इमरान खान साहब का ये क्लेम है कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनको फ़ोन्स आ रहे हैं, उनको नामालूम अफराद की तरफ से कॉल्स आते हैं, और उनको ये कहा जाता है कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हमारे पास आपकी फाइलें मौजूद हैं। यहाँ तक मामला गड़बड़ और संगीन है। अकॉर्डिंग टू इमरान खान साहब के जो जजेस हैं उनके बच्चों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है, उनके बच्चों को भी तंग किया जा रहा है। अब मसला यह है कि क्या 10,000 से जायद जो कारकुनान जो जेल में हैं, जिनको जेल में डाला गया है, क्या इमरान खान साहब उनको आज़ादाना छोड़ देना चाहिए ऐसे में, जिसकी वजह से वो 10,000 से जायद लोग जो हैं वो जेल में हैं, या फिर उन 10,000 बच्चों को छोड़ करके इमरान खान साहब को एक उस फर्द को अरेस्ट करना चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर ये जो इनाकी है, जो कियास है, इसको ख़त्म किया जाए। इस सिचुएशन का हल क्या है, यही जानने के लिए आज की बैठक हमने बुलाई है। मुझे ज्वाइन किया हुआ जी वेरी ऑनरेबल रिजवान रजी साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन किया हुआ जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने, एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे शो का आगाज़ कर लेती हूँ। एक कुआं है, उसका जो पानी है वो गंदा हो गया है, पानी साफ करना है। अब आप मुझे ये बताइए कि कुएं में से कितने डोल पानी के निकालने पड़ेंगे कि पानी साफ होगा, या फिर कुछ और करना पड़ेगा? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है ये मामला ऐसे ही चलेगा। आपका मैं इंट्रो सुन रहा था। देखिए, इस वक्त जो इमरान खान साहब की जो बात सामने आ रही है, उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो दो चीज़ों से है। एक तो ये कि वो ये समझ रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी पब्लिक, उनका जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है, और नंबर 2 ओवरसीज पाकिस्तानीज की उनको भरपूर सपोर्ट है, जिनके ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी एक बड़ा रोल है। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर लोग जा भी रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि
हमने तो माजी में भी देखा है कि ऐसी सूरत हाल में अगर एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे बेशक उन पर मुश्किलात हो, अगर वो खंबा भी खड़ा कर दे तो लोग खंबे को वोट देंगे। ये तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने एक बड़ी गलती की है। उनको वो दिस इज नेवर टू लेट, उनको बिल्कुल निकलना चाहिए था और उनको अपनी पॉपुलैरिटी भी शो करनी चाहिए थी और फौज के साथ और शोहदा के साथ इजहार यकजहती इनको करना चाहिए था इमीडिएटली आफ्टर ये जब सानिया 9 में हुआ था। उससे मैं समझता हूँ कि हालात इस हद तक खराब ना होते, लेकिन आपको मालूम है कि उनका अपना एक स्टाइल है बात करने का, उनका एक सोचने का, और बेशक वो अब वो उस तरफ आ गए कि मैं अपना बातचीत करने को तैयार हूँ, डायलॉग करने को तैयार हूँ, लेकिन गवर्नमेंट ऑब्वियसली कह रही है कि नहीं, क्योंकि अब सूरत हाल बहुत, इस वक्त एनवायरनमेंट बहुत बदल गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो लोग जा रहे हैं पीटीआई से, जो लोग जा रहे हैं उसमें जारी बात है कुछ नजरियाती लोग भी हैं, ज्यादातर नॉन नजरियाती हैं, जिनको कहा जाता है माइग्रेटरी बर्ड्स, जो कि आगे पीछे हर इलेक्शन से पहले एक बड़ी मैस माइग्रेशन होती है, एक रीअलाइनमेंट होती है। तो मैं पाकिस्तान में इसमें वो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट देख रहा हूँ, और ये आपको अगले ये मैं आपको बता दूं कि अगले 3-4 साल के बाद फिर ऐसा फेज आएगा। ये हर इलेक्शन से पहले पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये फेज आता है। और मैं आपको एक आज बात बता दूं कि ये क्यों फेज आता है। ये फेज आता है क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में वो वैल्यूज नहीं है जो कि सही जमहूरी और सिविलाइज्ड माशरे में होती हैं। हमारे पॉलिटिकल कल्चर इज ऑल अबाउट डील्स, कॉम्प्रोमाइजेस और, सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड, हिपोक्रेसी या मुनाफिकत। लोग अपना सोचते हैं, कौम का नहीं सोचते हैं, पाकिस्तान का नहीं सोचते हैं। साहब, ये तो तभी खत्म होगा जब सिलेक्शन करने का और अबंडन करने का जो सिलसिला है वो खत्म होगा और पाकिस्तान को एक एक्सपेरिमेंटेशन ग्राउंड के तौर पर नहीं समझा जाएगा। ये इसलिए भी होता है क्योंकि लोगों को एक्सपेरिमेंट करने का सर बड़ा शौक है। सिर्फ ये नहीं है कि सियासतदान कमजोर है, सिस्टम कमजोर है। मैं वापस आती हूँ सर। मैं आपको एक बात, ओके रिजवान रजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। रिजवान साहब, इमरान खान साहब जो हैं वो कुर्बानी देने में नहीं, कुर्बानी लेने में यकीन रखते हैं। 10,000 से जायद बच्चों की ऑलरेडी वो कुर्बानी ले चुके हैं क्योंकि वो जेलों में हैं। और वो क्यों जेल में हैं? क्योंकि बकौल इमरान खान साहब के भाई लोगों का रद्द अमल था, मुझे जब अरेस्ट करेंगे तो लोगों का रद्द अमल आएगा। तो जो इश्तियाल फैलाया वो इमरान खान साहब के कारकुनान ने और इमरान खान साहब के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स थे, रहनुमा थे, उन्होंने फैलाया। इसमें इमरान खान साहब की कोई गलती नहीं है। लेकिन हाँ, वो साथ में अब कौम के बच्चों को कह रहे हैं कि जी मजीद आप लोग तैयार हो जाएं, जेलों से डरना नहीं है। यानी मजीद 10,000 से ज्यादा बच्चों को जेलों में भेजने के लिए तैयार हैं। अब पानी जो गंदा है वो साफ कैसे होगा? हुकूमत को क्या करना चाहिए, या फिर इमरान खान साहब जाने और कौम जाने? क्या सिचुएशन होगी? पानी साफ तब ही होगा जब गंदा करने की जो वजह है उसको दूर किया जाए, उसको निकाला जाए उसमें से, कुएं में से, तब ही पानी गंदा साफ होगा। अदरवाइज आप जितने मर्जी बोके जो हैं वो पानी के उसमें से निकालते जाएं डोल, बल्कि वो वाली बाल्टी भी आप भर लें जो कि इमरान खान साहब ने उल्टा करके गले अपने सर पे पहनी हुई है, वो बाल्टी भी आप भर भर के निकालते जाएं, पानी साफ नहीं होगा। पहले तो ये बात है। 9 मई जो है वो पाकिस्तान के प्रीमियर अदारे का 9/11 कहा गया। क्यों? उसके बाद बहुत सारे डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। एक यंग ऑफिसर जो है वो ये सोचता है, ये सोचने पे मजबूर है कि अगर वो शहीद हो जाता है और ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब उसके साथ मोहब्बत करते हुए अपनी किसी सड़क का नाम, अपनी किसी गली का नाम उसके नाम के ऊपर लगा देते हैं और वहां पे एक तख्ती लग जाती है, तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे चैंपेंजीज और ऐसे बॉटने क्रिएट हो चुके हैं कि उन्हें जब गुस्सा आए और उन्हें कोई जो है वो कर दे, उसके ऊपर इंस्टिगेट कर दे, तो वो आके उस तख्ती को आग लगाने से भी बात नहीं आएंगे। ये 9 मई का पैगाम है और ये पैगाम जहां पे पहुंचना चाहिए था वहां पे पहुंच चुका है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ये सोच है कि यार ये हमारी याददाश्त, जो यादगारें हैं उनको भी बख्शने के लिए तैयार नहीं है। आप अंदाजा फरमाएं कि कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद जो हैं उनकी क्या अहमियत है पाकिस्तान फौज के हवाले से। उनके दादा ने आजादी कश्मीर के जहाज में हिस्सा लिया और अपने कमांडिंग अफसर कैप्टन कर्नल शेर खान के नाम के ऊपर अपने पोते का नाम रखा, और वो पोता जो है वो फिर कश्मीर के अंदर जहाज करता हुआ शहीद हुआ। और उसकी जो यादगार है
उसकी आप बेहुरमती कर रहे हैं। ये बड़ा खौफनाक पैगाम है, ये बहुत खौफनाक पैगाम है। ये किसी जगह पे इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती और नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए वो जो वजह है इस पॉल्यूशन को, पानी को गंदा करने की, उसको दूर किए बगैर आप नहीं निकल सकते वहां से। ये बात तय हो गई है। और इसलिए अगर हम ये कहें कि किसी की मकबूलियत ज्यादा है, वो मकबूलियत जब होगी, वो जाली सर्वे से मकबूलियत नहीं आया करती। इतनी मकबूलियत होती तो सादा अक्सरियत वो ले लेते। 2018 के अंदर अपना वो जो है जहांगीर तरीन का जहाज ना चलाना पड़ता सादा अक्सरियत के लिए, फिर भी 2 वोटों की अक्सरियत के साथ वो प्राइम मिनिस्टर मुंतखब ना होते। और मुस्तकबिल के अंदर इलेक्शन होंगे तो सब कुछ नजर आ जाएगा। आप जो है उन सर्वे की हैसियत क्या होती है, ये इलेक्शन वाले दिन वाजे हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ज्यादा सेंसिटिविटी की बात की है कि जो हमारी शोहदा की यादगारें जो हैं उनको जिस तरह मस्मार किया गया है और उस पर भारत में जिस तरह बगने बजाई गई है और उनके मीडिया ने जितना सेलिब्रेट किया है, शायद 71 को उन्होंने उतना सेलिब्रेट नहीं किया जितना 9 मई को उन्होंने सेलिब्रेट किया है। ये बातें इतनी जल्दी नहीं भुलाई जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज़ है जो इतनी जल्दी नहीं भुलाई जा सकती, वो है इमरान खान साहब का BBC को दिया गया इंटरव्यू। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से बहैसियत एक एंकर, एक जर्नलिस्ट, वो इंटरव्यू बहुत ही कमाल का इंटरव्यू था। और वो इसलिए नहीं था कि जी इमरान खान साहब ने कोई बड़े इंटेलिजेंट या इंटेलेक्चुअल किस्म के जवाब दिए थे, वो इसलिए बहुत ज़्यादा कमाल था क्योंकि BBC की जो एंकर हैं उनकी पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर जो ग्रिप थी और जो सवालात उन्होंने पूछे इमरान खान साहब से, इमरान खान साहब से जवाब बन नहीं पाया। मैं सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा आपको दिखाना चाहती हूँ। ब्रिगेड साहब, आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगी, जरा दिखाइए जी इमरान खान साहब से क्या पूछा गया और जवाब में क्या आया। ब्रिगेडियर साहब, इससे कहते हैं पतली गली से निकलना। व्हाट एन इंटरव्यू सर। आपने जवाब सुना इमरान खान साहब का कि नहीं मैंने तो थ्रेट नहीं किया, ये मैं नहीं थ्रेट्स दे रहा था, ये तो कारकुनान और पार्टी वर्कर्स दे रहे थे, इट इज नॉट ट्रू। देखिए बात यह है कि इमरान खान ने इंटरव्यूज तो दर्जनों इंटरव्यूज दिए अपना इंटरनेशनल मीडिया को, तो जाहिर बात है उन्होंने हर किस्म का एंगल जो उनको सूट करता है, उनकी स्ट्रैटेजी के मुताबिक सूट करता है, उन्होंने वही करना है ना। और वी मे नॉट ऑब्वियसली एग्री विद ऑल व्हाट यू सेइंग, जरूरी भी नहीं है, इख्तलाफ भी हमें बहुत है, बहुत उन्होंने ब्लंडर्स की, बहुत उनकी गलत पॉलिसी थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात यह है कि देखें पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री आप देखें, पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें कि जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर से हम ये तमाम चीजें देख रहे हैं। वो द फर्स्ट मोस्ट पॉपुलर लीडर, डेमोक्रेटिक लीडर ऑफ पाकिस्तान। तो जो लोग जब लाखों की तादाद में आपको फॉलो करते हैं पूरे पाकिस्तान में, तो उन लोगों के अपने नैरेटिव बन जाते हैं, अवाम के अपने नैरेटिव होते हैं, अवाम की अपनी एक एफिलिएशन बन जाती है, एक एफिनिटी बन जाती है अपने लीडर के लिए। और वो अगर अपने लीडर को देखते हैं कि वो तकलीफ में, उसने गोलियां खाई है, ये फला हुआ, तो देखिए फिर वो एक रिएक्शन वो तो ये पाकिस्तान आप प्लीज अलाउ मी टू रिपीट, क्या आप भी ये कहना चाह रहे हैं कि ये कारकुनान की लोगों की अपनी एफिलिएशन और अपना रिएक्शन था, इसमें इमरान खान साहब का कोई लेना देना नहीं है? Are you trying to say that, sir? नहीं, देखिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से इमरान खान को अरेस्ट किया गया था, तो देखें वो जो लाखों लोग उसके फॉलोअर्स हैं, they got enraged, जाहिर बात है, it was a natural reaction, लावा फटा है। और ये 14 महीनों से ये लावा जो है पकड़ा था पाकिस्तान में, आतिशफशां फटा है उस दिन। तो देखें पाकिस्तान की तारीख में पहले भी हमने ये चीजें देखी, यस जहाँ रेड लाइन क्रॉस हुई है इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि अगर वैसे चलें एक्सट्रीम सिचुएशन है, कोई तोड़ फोड़ हो जाती है, कुछ हो जाता है, वो पहले भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी के जलसे जुलूस में होता रहा है। लेकिन यहाँ पर रेड लाइन, जो नेशनल रेड लाइन क्रॉस हुई है कि मिलिट्री साइट्स को मुझे लग रहा है कि आप कुछ मिस कर रहे हैं। नहीं एक मिनट सर, मुझे अलाउ करें, मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट चेक दे दूं, क्योंकि मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही हूँ, कंसिडरिंग दैट कि इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन में आप शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं सर। द इंफॉर्मेशन विच इज ऑन रिकॉर्ड, जो कि ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि जियो फेंसिंग हो या दर्जनों ऑडियो लीक्स हो, उसके नतीजे में ये बात साबित हुई है कि इमरान खान साहब को पता था कि उनको अरेस्ट करना है, उनको ये भी पता था और उन्होंने अपने तमाम तर कारकुनान को ये बिल्कुल पहले से ही प्लानिंग के जरिए इंस्ट्रक्ट कर दिया था 8 मई को कि अगर मुझे अरेस्ट किया गया तो आपने पूरा शहर छोड़ करके कहाँ जाना है
और कहां जाने का मतलब आपको पता है, चाहे वो कोर कमांडर का घर हो, चाहे वो GHQ हो, चाहे वो फौजी तंसीबात हो, ये पूरा एक मुनज़्ज़म प्लानिंग से किया गया और इसके शवाहिद मौजूद हैं। सर आप जरा कमेंट कर लीजिए। देखिए, बात यह है कि अगर हमारे टेक्नोलॉजी वाले इदारों ने ये तमाम चीजें देख ली, अपना सुन ली है, रिकॉर्ड कर ली, उनके पास एविडेंस है, तो बात तो बड़ी क्लियर है, मुझे तो उसमें कोई शक नहीं है। भाई जो बड़ी हो टेक एक्शन अगेंस्ट देम। अगर इमरान खान के बारे में हम सुन रहे हैं कि जी मे बी ट्राइड बाय मिलिट्री कोर्ट, सो बी इट, होने दें, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान में हम तो कहते हैं लेट द रूल ऑफ लॉ प्रिवेल, बट देन द रूल ऑफ लॉ शुड बी फॉर एवरीबॉडी इन पाकिस्तान। ये नहीं हो सकता कि एक पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके एहतजाज करे और डंडा लेके रेड जोन में दाखिल हो, उसके 144 हो, लेकिन सेक्शन 145 जी उन पे एप्लीकेबल ना हो और मेरे आप पे एप्लीकेबल हो। हम बार बार ये कह रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड रूल ऑफ लॉ सब पे लगाएं, छोड़े ना। 9 मई के जो मास्टरमाइंड थे उनको भी पकड़ें, उनको भी पकड़ें। और मैं हैरान था, अब आप सुन ले, कल कॉन्फ्रेंस लाहौर में ये सुन ले, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके प्रोग्राम में कर रहा हूँ। पीसी लाहौर में गवर्नर साहब चेयर कर रहे थे सेमिनार को, मैं भी वहां बैठा था और हमारे बड़े सब मीडिया ग्रुप के सीनियर ब्यूरो चीफ लाहौर के उन्होंने सवाल किया, मैं नाम उनका नहीं लेता हूँ, उन्होंने गवर्नर साहब से सवाल किया कि गवर्नर साहब आप बताएं कि कैसे वो लोग जो हैं, जो सब पाकिस्तानी सवाल कर रहे हैं, कैसे लोगों को क्यों अलाउ किया गया कि दे लेफ्ट लिबर्टी स्क्वायर एंड मूव टुवर्ड द कैंटोनमेंट। अगर उनको वहां पे रोक लिया जाता तो कभी ये हालात इतने खराब ना होते। ये कल बात हुई है पीसी में लाइव सबके सामने। माय पॉइंट इज कि देखें, मास्टरमाइंड्स हैं जो शरपसंद अनासर बीच में मॉब में इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं, वो फिर जिसको कहते हैं ना आग पे आग रोकना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं रोका जाएगा तो इसका मतलब है कि आप कानून को हाथ में लेंगे, किसी के भी घर में घुस जाएंगे, किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे घुस जाएंगे और वहां पे आप सत्यानाश ऐसी तैसी फेर देंगे। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को रिज्यूम करेंगे। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। वेलकम बैक जी। आज मुझे सीधी बात के अंदर ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने, मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी रिजवान रजी साहब ने। रिजवान रजी साहब, आफ्टर वट एवर कॉन्वर्सेशन वी हैड विद ब्रिगेडियर साहब, एक चीज़ तो क्लियर है जो कि ब्रिगेड साहब भी कह रहे हैं तमाम तर डिस्कशन के बाद कि भाई अगर सबूत इतने क्लियर हैं, जियो फेंसिंग के जरिए भी अगर इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं, तो भाई फिर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? ये तो सिंपल ओपन एंड शट केस होना चाहिए। लेकिन सर मेरा आपसे सवाल है कि एक्शन कैसे हो, क्योंकि आज ही जब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आपसे चंद घंटों पहले हमें यह पता चलता है कि इमरान खान साहब को अबूरी जमानत मिल गई है, और अबूरी जमानत भी किसी और ने नहीं बल्कि एहतसाब अदालत ने दी है। और मजे की बात यह है कि ये मुस्तकिल जमानत है, तो वेलकम एंड थैंक यू टू द न्यू नैब लॉ, क्योंकि इससे पहले तो एहतसाब अदालत मुस्तकिल जमानत तो नहीं दे सकता था। तो सर फिर कार्रवाई कैसे होगी, किस तरह से चीजों को क्लियर किया जाएगा? देखिए, बात ये है कि हमारे यहाँ इस वक्त अदलिया जो है वो नया जूरिस्प्रूडेंस ड्राइव कर रही है, यानी कि दुनिया के अंदर किसी भी इन्वेस्टिगेशन को नहीं रोका जाता। दुनिया के अंदर मैं क्लेम करके कह रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेट द इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट, और आपको उससे ग्रीवांसेस होंगे, आप हमारे पास आ जाइएगा। इन्वेस्टिगेशन चेंज हो सकती है कि जनाब इस इन्वेस्टिगेशन अफसर के ऊपर मुझे रिलाय नहीं है, मुझे इसके ऊपर एतबार नहीं है, इन्वेस्टिगेशन अफसर चेंज कर दिया जाए। अदालतें आईजी को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को ट्रांसफर कर देती हैं कि चले भी आप इन्वेस्टिगेशन न करें, लेकिन इन्वेस्टिगेशन नहीं रोकी जाती। इंसानी तारीख में जब से अदालतें वजूद में आई हैं, जब से मौजूदा अदालती कानून निजाम जो है वो बड़े सगीर पाको हिंद में लागू हुआ है, तब से लेके अब तक पहली मिसाल है कि इन्वेस्टिगेशन स्टे कर दी जाए। नैब इन्वेस्टिगेशन नहीं करे, इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं रोक सकती दुनिया की अदालत। ज्यूरिस्प्रूडेंस रीराइट हो रहा है, आइन रीराइट हो रहा है कि जो वोट इमरान खान को या उसकी पार्टी को पड़ेगा वो गिना जाएगा। जो शख्स इमरान खान के पार्टी के खिलाफ वोट डालने का भी सोचेगा तो उसे वोट ना डाला जाए। ये जो आइन को रीराइट करके, 63A को रीराइट करके ये जो गंद डाला गया है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, वो उबल के सतह आब के ऊपर, सतह सियासत के ऊपर आ रहा है। इसलिए मैं दूसरी बात ये करना चाह रहा हूं। देखिए, बात ये है कि ब्रिगेडियर साहब बड़ी माजरत के साथ, ये जिन साहब ने पूछा था कि जनाब वो इन लोगों को रोका क्यों नहीं गया, उन साहब से ये भी पूछा जाना चाहिए था कि मैं और बीनर सलीम जब भी एक पुल उतर के किसी खास इलाके में दाखिल होने लगते हैं
तो हमारी गाड़ी को रोका जाता है, शनाख्ती कार्ड तलब किया जाता है, हमें क्लियर होने के बाद वो चेक पोस्ट पार करने की इजाजत दी जाती है। उस दिन उस चेक पोस्ट पे खड़े हुए लोग कहां गए थे? वो तो आईजी पंजाब का पुलिस का हुक्म नहीं मानते, तो वो किसके हुक्म पे वहां से हटे थे? और वो लोग जिस दिन मौजूद थे जिले शाह वाले दिन, जिले शाह का मर्डर जिस दिन एक्सपोज हुआ है, उस दिन क्या वो लोग नहीं निकले जमान पार्क से और लिबर्टी से? निकले हैं, लेकिन उस दिन सामने मुहाफिज जो थे वो अपनी जगह पे मौजूद थे, ये उनको देख के पलट आए थे। तो पुलिस का ये कहना है कि हमने यही सोच के कि ये उन्हें देख के पलट आएंगे, ये जिले शाह के मर्डर वाले दिन हमने उधर कोई फोर्स नहीं लगाई, लेकिन उस दिन वहां पे वो वाले मुहाफिज मौजूद नहीं थे और शरपसंदों को दंडनाते हुए उस इलाके के अंदर जाने का मौका मिल गया। इस तरह की बातें पब्लिकली ना किया करें, जिसका जवाब देते हुए हमें इस्तारों का सहारा लेना पड़े। तीसरी बात जो है, देखिए बात ये है कि 48 इंडिविजुअल जो हैं वो स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले हो चुके हैं और आप कार्रवाई क्या चाहते हैं? इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जियो फेंसिंग हो रही है, उसके बाद शनाख्त परेड हो रही है, जो उसमें से नहीं स्कैन हो जाते हैं उनको निकाल के घरों को भेज दिया जाता है, बाकियों को आगे लॉ के आगे लगा दिया जाता है। लेकिन अब क्या करें, बीनिश साहिबा को, इमरान खान को अरेस्ट करवाए बगैर नहीं है चैन। तो अब देखिए जब उनकी बारी आ जाएगी, उनके खिलाफ वो पूरा केस डेवलप हो जाएगा, तो फिर उसको पेश कर दिया जाएगा ताकि इमरान खान ऐसे तो ना कहे ना, ऐसे ना कहें। अब आप मुझे बताएं ना, वो 10,000 जो कौम के बच्चे हैं जो जेलों में हैं और मजीद उनकी जो वालिदैन हैं वो जेल के बाहर खड़े होकर के रो रहे हैं, पिट रहे हैं कि हमारे बच्चे जेल के अंदर हैं, और इमरान खान साहब को अभी भी सुकून नहीं मिल रहा। वो चाहते हैं कि जी 10,000 और मजीद बच्चे जेलों में चले जाएं। तो सर फिर बेहतर नहीं है कि एक इमरान खान साहब को पकड़े? जैसे ब्रिगेडियर साहब ने 100 बातों में से एक बात तो सही की कि अगर इतने वाजे सबूत हैं तो भाई वो जो शख्स जमान पाक में बैठे उसको उठा लो। कौम के 20, 30, 40,000 बच्चों का मुस्तकबिल क्यों खराब करते हो? बार बार कुर्बानी थोड़ी ना मांगे सर, एक दफा कुर्बानी ले ली बस, ठीक है। वैसा थोड़ी है कि हर दफा, हर सीजन, हर हफ्ते कुर्बानी मांगते रहेंगे। पंजाब पुलिस कहती है वो 10,000 नहीं है, अब सिर्फ 1,300 हमारे पास रह गए हैं, बाकी या तो घरों को चले गए या हमने अदालतों के हवाले कर दिए कि जनाब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये 1,300 और 400 उनके हवाले किए, तो टोटल 1,700 लोग हैं। तो ये टोटल 1,700 लोग थे जिन्होंने पिछले कम से कम 1.5 साल से इमरान खान हमारी रेड लाइन है का ट्रेंड चला रखा था। जिस दिन 9 मई हुआ ये ट्रेंड गायब है, ट्विटर के ऊपर से ये ट्रेंड गायब है। इसका मतलब ये है कि मसला ये आपके बकौल 10,000 का और मेरे बकौल 1,700 लोगों का था कि जैसे ही वो उनको वहां से हटाया गया, ट्रेंड ही गायब हो गए। पीटीआई सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो इस वक्त लावारस हुई पड़ी है और व्हाट्सएप अकाउंटों में जाके छुपी फिर रही है। तो इसलिए 2/3 मेजोरिटी और 70% मेजोरिटी की बात ना करें। ऐसे चले आपकी बात मान लें, 10,000 बच्चा फट के साइड से कीता है और सारी पीटीआई सोशल मीडिया से गायब हो गई। ये क्या मैजिक है यार, ये मुझे समझ नहीं आ रही। अगर 2/3 अक्सरियत है तो उनको तो मौजूद होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर तो 8 करोड़ वोट है, बल्कि इससे भी ज्यादा है। तो 8 करोड़ वोट के अंदर 2/3 अक्सरियत अगर लगाई जाए तो 5 करोड़ तो इमरान खान का है। तो 5 करोड़ लोगों में से सिर्फ 10,000 बंदा पकड़ा है, तो 5 करोड़ लोग घर में छुप के बैठ गए। यार ऐसे ना करें, ये ज्यादती वाली बात है। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा फिगर तो रिजवान साहब, इमरान खान साहब ज्यादती पे ज्यादती, इमरान खान साहब, मैं आ रही हूँ ब्रिगेड साहब आपके पास। रिजवान साहब, इमरान खान साहब ज्यादती पे ज्यादती करते जाएं। एक तो कौम के बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा दिया, दूसरी ज्यादती ये है कि पहले फौज को डिवाइड करने की कोशिश की, चले जी, फिर तो वो कहते हैं जी फौज तो मेरी अपनी है, उनकी तो जनरल बाजवा, जनरल फैज के साथ बड़ी दोस्ती थी, चले जी कोई बात नहीं। अब वो पाकिस्तान की जो पुलिस है उसको भी डिवाइड कर रहे हैं और जुडिशरी, बल्कि जजेस के हवाले से उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी। वो ये कह रहे हैं कि जी जजेस को ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनको अननोन नंबर से कॉल्स आती हैं, यहाँ तक कि उनके बच्चों को तंग किया जाता है और उनको कहा जाता है हमारी बात माने, नहीं तो हमारे पास आपकी फाइलें मौजूद हैं। मैंने आपसे कुछ नहीं पूछना, सिर्फ ये पूछना है क्योंकि आप बड़े वेल कनेक्टेड हैं रिजवान साहब, किस जज ने इमरान खान साहब को कहा होगा कि भाई मुझे अननोन नंबर से कॉल आ रहे हैं और मेरी फैमिली को और मेरे बच्चों को धमकियां आ रही हैं और मेरी कोई एक फाइल है, अब मुझे नहीं पता उस फाइल में क्या होगा। वो कौन से जज साहिबान होंगे जिन्होंने शिकायत इमरान खान साहब को जाके लगाई है, जिसके बारे में वो आज सबको बताते फिर रहे हैं? अब ये बात वाकई बहुत खतरनाक बात है कि कौन से वो जज हैं कि जिन्होंने इस तरह की किसी कॉल का तस्करा जो है वो अपने चीफ जस्टिस से करने की बजाय या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास बनने की बजाय हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जज तो छोड़े, हाईकोर्ट का जज जो है वो आईजी को बुला के कहे कि मुझे ये पर्सनल थ्रेट आया है,
तो वो उस पार्टी को तलाश करने चल पड़ेगी पुलिस। वो कौन से जज हैं जो पुलिस को बुला के तलब करके अपनी हिफाजत तलब करने की बजाय इमरान अहमद खान नियाजी साहब को शिकायत कर रहे हैं? ये बहुत खतरनाक बात है। इसके ऊपर बकायदा नोटिस होना चाहिए कि और वो इमरान खान को क्या समझते हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो इमरान खान साहब से ये बातें शेयर कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो ऑडियो की बात सुन लीजिएगा, ऑडियो के अंदर जिन जजेस की या जिनकी जजेस के रिश्तेदारों की आई हैं आवाजें मुबैना तौर पे, हो सकता है वही जज हो और उसी तरह की कॉल किसी ने इमरान खान साहब को कर दी हो, हमें क्या पता है। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ब्रिगेड साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे और डिस्कशन को समेटने की कोशिश करेंगे। विल बी बैक शॉर्टली। वेलकम बैक जी। आज सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ जी रिजवान रजी साहब ने एंड ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब मेरे साथ मौजूद है। ब्रिगेड साहब, मेरे सवाल से आपने जो है उसका जवाब देना शुरू करना है। रजी साहब को आप बाद में रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, मुझे पता है आप पहले ही उनको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो माले गनीमत है वो इकट्ठा हो चुका है। ये कौन सा माले गनीमत है? ये वही माले गनीमत है वो जो तमाम रहनुमा और जो वर्कर्स हैं, जो कि टिकट होल्डर्स हैं, वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए हैं और इमरान खान साहब को खुदाफिज कह चुके हैं, उनका एक माले गनीमत इकट्ठा हो चुका है और लोग तैयार भी हैं उनको इकट्ठा करने के लिए। आपने किस किस में बांटना है वो माले गनीमत? देखिए, बात वही आ जाती है, पाकिस्तान के मादी का पॉलिटिकल कल्चर आपको सही तरह एग्जामिन करें, ऑब्जर्व करें। जनरल मुशर्रफ के दौर में भी कोई छुपी बात तो नहीं है। उस वक्त भी ये अपना जहांगीर तरीन साहब चौधरी और ये इन्होंने मिलकर किंग्स पार्टी बनाई थी और वो 2001-2002 में इलेक्शन में फिर ये पावर में आए थे। पीपल्स पार्टी के लोग जो है वो भी तोड़े गए थे। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन नैब के उनके केसेस जो है वो खत्म कर दिए गए थे या रोक दिए गए थे एज अ रिवॉर्ड। तो फिर क्या हुआ था कि 3-4 साल वो चला, लेकिन देखें वो ये सब आर्टिफिशियल अरेंजमेंट्स होते हैं, ठीक है ना जी। ये कोई नजरियाती अरेंजमेंट है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजरियाती पार्टी है, कोई शक वाली बात नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग 1940 शुरू से एक नजरियाती नेशनल पार्टी है और बीच में ठीक है वो एन का मुस्लिम लीग नवाज जो है वो हो गया, लेकिन वो नजरियाती लोग हैं। ये जो लोग इकट्ठे हुए ना, ये नजरियाती लोग नहीं है। ये आज अगर इधर है तो 3 साल बाद किसी और पार्टी में हो गए। तो लिहाजा मैं अगर ये समझते कि इनको अवाम की तायीद है, अवाम की सपोर्ट है, तो मुझे तो ये चीज नहीं लग रही। ये तो खैर आने वाले इलेक्शन में पता लग जाएगा। और मैं फिर बता दूं, 3-4 साल के बाद अगर हवा का रुख बदलेगा तो फिर आपको ये सब तितर-बितर हो जाएंगे, फिर आपको कोई और क्वींस पार्टी नजर आ जाएगी। अब मैं इंपॉर्टेंट 2 बातें कहना चाह रहा हूं। आपने अदलिया की बात की भाई, अदलिया जो है उन्होंने वो भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा, मैं नोट कर रहा हूं कि उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर मुझे इमरान खान की नजर आ रहा है। लंबी बेल्स मिल रही है, इकट्ठे 20 केसेस में बेल मिल जाती है। उसकी वजह यह है कि अदलिया जो है वो भी दिल में उनको सब पता है कि हो क्या रहा है। उनको मालूम है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी लीडर के ऊपर 150-200 केसेस नहीं हुए, या जो बाकी पार्टी के लीडर है, पॉलिटिकल लीडर, ठीक है, पीएमएलएन पे भी केसेस बने थे लेकिन इस तरह नहीं बने थे। सो देयरफॉर अदलिया, मुझे लगता है कि वो अब इन केसेस को उस तरह सीरियसली नहीं लेगी। एक बात आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, ब्लैकमेलिंग की। जनाब, हमें बड़ा अफसोस हुआ था जब जस्टिस कादी फायद ईसा साहब की मिसेस जो है वो प्रेसिडेंशियल जो रेफरेंस किया था 1.5 साल पहले, वो शी हैड टू कम टू द सुप्रीम कोर्ट ट्वाइस, और उन्होंने अपनी डिफेंस के लिए, और आज उस वक्त भी लोग कहते थे ये कादी फायद ईसा जो फ्यूचर चीफ जस्टिस है, ये उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो मामला चलो रफा दफा हो गया, खत्म हो गया। अब जो है जब घर लोग जजेस के घर तक मामला पहुंच जाए कि जनाब पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की मदर इन लॉ, उनकी ऑडियो, और भाई ये ऑडियो वीडियो जो है सारे जानते हैं, कोई फैब्रिकेटेड होती है, कोई डॉक्टर्ड होती है, कोई पता नहीं जेन्युइन है क्या नहीं है। ये सब ये जो है ना, और ये किसने रेफरेंसेस भेजे? ये ऑडियो कमीशन हुकूमत पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है ना जी। सो कहने का मतलब ये है कि इन तमाम चीजों की वजह से एक्चुअली इंटरनेशनल कम्युनिटी भी हंस रही है पाकिस्तान के ऊपर। ये याद देखिए किस किस्म के लोग हैं, किस किस्म के लोग हैं, ये क्या इस बात पे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी हंस रही होगी ब्रिगेड साहब, लेकिन इस बात पर तो बिल्कुल नहीं हंस रही होगी ना कि जब जुडिशल कमीशन को साइड पे करके चीफ जस्टिस साहब जो है खुद ही उसी कमीशन में बैठ करके अपने अंडर एक कमीशन बना लेते हैं। इस पर तो बिल्कुल भी हंस नहीं रहे होंगे। मुझे फाइनल 30 सेकंड्स रिजवान साहब को दे रहे हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं सर, मैंने तो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा। जी रिजवान साहब, क्लोज कर दें डिस्कशन को। आई हैव जस्ट लास्ट 30 सेकंड्स।
बस मैं तो कह रहा हूं कि अगर ऐसी कोई बात है जैसा ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया है, तो लेट द इंक्वायरी कमीशन प्रोसीड हेडेड बाय जस्टिस काजी फायदी था। वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे कि ये ऑडियो असली है या जाली है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है, फैब्रिकेट कर रहा है, किसने बनाई है, वो उसको कानून के कटहरे में ले आएंगे। तो उसको प्रोसीड करने रिजवान साहब, दूध का दूध और पानी का पानी ही तो नहीं करना ना। चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया, चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया अगर उनके थ्रू लूट किया जाए तो जाहिर बात है वो बिल्कुल ही इज नॉट अगेंस्ट द कमीशन, वो जजेस बना देंगे, लेकिन उनके थ्रू जाना चाहिए जो कि सुप्रीम कोर्ट का प्रोटोकॉल है। इतनी सी बात है। नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं है ब्रिगेडियर साहब, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कोई प्रोटोकॉल अच्छा नहीं है। रिजवान साहब, आई हैव टू रैप इट अप, लेकिन मेरे ख्याल से हम दोनों को शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज के प्रोग्राम का मैं इख्तिताम इसी पे करना चाहती हूँ कि शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, आपको भी अदलिया के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से एक सॉफ्ट कॉर्नर नजर आया। बहुत बहुत शुक्रिया इस डेलीगेशन के लिए। बिल्कुल जी, आज के लिए इतना ही। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आई विल सी यू ऑल टुमारो। अल्लाह हाफिज।